किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई हैं, रो रही हैं पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। भी हो जाए, अगर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहा है तो आत्महत्या कर लूंगा। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। दोस्तों, पॉलिटिक्स में पुरानी कहावत है, अगर आपको हीरो बनना है तो आपको पहले किसी को विलन दिखाना पड़ेगा। और ये वाली चीज हमारी करंट सरकार ने बड़ी ही अच्छे तरीके से करी है। और इसीलिए इस स्टोरी की विलन है निर्मला सीतारमण, जो कि जिस तरह ये हर साल बजट रिलीज करती हैं, लोगों का गुस्सा इनके तरफ बढ़ता जाता है। अब दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि इस देश में बिना पीएमओ की परमिशन के कोई भी बड़ा डिसीजन पास नहीं होता। लेकिन वहीं जब भी गवर्नमेंट चीजों पर टैक्स इंक्रीज करती है, गालियां हमेशा निर्मला जी को पड़ती, प्रधानमंत्री को नहीं। अब देखिए दोस्तों, सरकार को हर महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी देना है और इन जैसे मेहनती कर्मचारियों को तनख्वाह भी, और बड़ी बड़ी कंपनीज को PLI स्कीम्स, टैक्स कट्स और फ्री लैंड तो देनी होती है ताकि वो खुश रहें। सो मेन सवाल ये है, जो ये फ्री का हलवा देश में बांटा जा रहा है, इसका बिल आखिर भर कौन रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। दोस्तों, हर एक रूलिंग गवर्नमेंट एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह होती है, जिसमें एक विजनरी CEO और एक ब्रिलियंट CFO चाहिए होता है। CEO का काम होता है जनता को सपने दिखाना, या पॉलिटिक्स की भाषा में बोले तो विजन दिखाना, जैसे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बुलेट ट्रेन, स्वच्छ भारत अभियान। और CFO का काम होता है इन सपनों को रियलिटी में तब्दील करना, मतलब कि इनके खर्चे का इंतजाम करना। सो इन सिंपलर वर्ड्स, मोदी जी का काम है लोगों को होप दिखाना, पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके। और निर्मला जी का काम है उन होप्स के लिए कैश अरेंज करना। एंड इस फंडिंग का मेन सोर्स है टैक्स, सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स, GST। अब देखिए, जैसे कि कंपनी की पहचान उसके CEO से होती है, ऐसे ही हर रूलिंग पार्टी की पहचान उसके प्राइम मिनिस्टर से होती है। और अगर प्रधानमंत्री के इमेज पर हल्का सा भी डैमेज होता है तो पूरी पार्टी पर खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए जनता की बुराई लेने के लिए भी तो कोई चाहिए। सो जहाँ पर गाली खाने की बारी आती है, वहाँ पर और मिनिस्टर्स को आगे कर दिया जाता है। और इस सिस्टम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो कि करंट में है निर्मला सीतारमण। जरा याद करके देखिए दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स बढ़ा या F&O पर एसिडी चार्जेस बढ़े, इम्पोर्ट ड्यूटीज पर इजाफा हुआ, तो गालियां किसे पड़ी? निर्मला जी को। अब अगर पार्टी के POV से देखें, सो दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि टेक्निकली जेब तो निर्मला जी ही काट रही हैं। मोदी जी को तो देश का विकास करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं आज यहाँ के पैकेज की घोषणा यहीं से करना। तो जब कोई व्यक्ति इनसे लेजिट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इनके इस टैक्स सिस्टम का लॉजिक मांगता है। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि PLI की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पे देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। तो इनके पास देने के लिए बस ये एक माइल्ड सी स्माइल होती है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखें, तो जो व्यक्ति देश का बजट मैनेज करता है, जिसके एक फिस्कल डिसीजन से लाखों करोड़ों का मार्केट भी इम्पैक्ट कर सकता है, एटलीस्ट उस इंसान से तो हम ये इलॉजिकल आंसर्स की उम्मीद नहीं कर सकते। पर दोस्तों, गवर्नेंस स्टडीज ये कहती हैं कि लीडरशिप स्टैंडर्ड्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल सिस्टम्स पर दिखता है। बजट की असली मजबूती उसके नंबर से नहीं, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन क्वालिटी से पता लगता है। 14 फरवरी को मुंबई के मुलुंड एरिया में एक मेट्रो प्लेयर कोलैप्स हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट जान चली गई और 3 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसिडेंट से पहले एक सिटीजन ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पिलर में विजिबल डैमेज हाईलाइट किया था और अथॉरिटीज ने इसको देखा, इसको चेक किया और रिपोर्ट करके कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ नॉर्मल है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सभी को पता है। और ये कोई इंडिया में लापरवाही का पहला केस नहीं है। 2020 में कई ब्रिज कोलैप्स के केस सामने आए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और विटनेस ने कहा कि अनसेफ स्ट्रक्चर्स वार्निंग के बावजूद प्रॉपर इंस्पेक्शंस नहीं हुए।
अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट दिल्ली बजट, स्टेट ने 3,843 करोड़ रुपए रोड और ब्रिजेस इंप्रूवमेंट के लिए एलोकेट किए थे, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलने वाला रिवाइज फंड 16,024 करोड़ तक पहुंचाया गया था, इंक्लूडिंग ब्रिजेस एंड मेट्रो। लेकिन मजे की बात तो ये है, दिल्ली में इतना पैसा लगाने के बाद भी कुछ जगह के रोड्स की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर चलना भी मौत है। इंडिया पूरी दुनिया में उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर टैक्स देने वाले को टैक्स ना देने वाले से कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत जो आपको 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज देता है। ये बेसिकली इकोनॉमिकली वनरेबल हाउसहोल्ड्स के लिए डिजाइन किया गया है, बेसिकली फॉर नॉन पेइंग टैक्स क्लास के लिए। और ऐसे ही एक मिडिल क्लास जो टैक्स पे कर रहा है वो पीएम आवास विकास योजना के भी एलिजिबल नहीं रहता, बिकॉज सरकार को लगता है अगर आप टैक्स दे रहे हो इट मीन्स यू आर रिच एज हेल, यू आर लिविंग इन हेवन। एंड बेनिफिट्स तो छोड़िए, बेसिक पब्लिक सर्विसेज भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये इतने ओवर क्राउडेड हैं कि इनकी हालत देखकर मरीज तो छोड़ो, एक हेल्दी इंसान भी आईसीयू में पहुंच जाए। और ये तब है जब सरकार ने 2025 में 90,000 करोड़ रुपए सिर्फ सेंट्रल हेल्थ के लिए एलोकेट किए हैं। सो अगर इतना पैसा एलोकेट हो रहा है तो फिर ग्राउंड लेवल पर इतनी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही? अब दोस्तों इसका एक ओपिनियन बेस्ड जवाब लोग ये भी देते हैं, सिस्टम में इतना पैसा अब भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोसिस्टम को ही स्ट्रेंथ कर रहा है। जरा नंबर्स देखिए, बीजेपी का डिक्लेयर्ड इनकम बजट लगभग 673 करोड़ था और 2022 से 23 तक ही 2300 करोड़ से ज्यादा का रिपोर्ट हुआ। अब ये ग्रोथ कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके सोर्सेज क्या हैं, वो सब ऑफिशियली डिस्क्लोज कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन भाई इतनी रफ्तार से तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रहा जितना तेजी से इनका फंड ग्रो किया है। मीडिया के अकॉर्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफी इंप्रूवमेंट किया है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन, फ्री मिड डे मील एंड हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन चलिए थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे चहीते राज्य बिहार से। और वास्तव में इसमें सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत भी इसी राज्य को है, क्योंकि सेंसस की 2011 के डेटा के हिसाब से बिहार का लिटरेसी रेट 61 से 62% के बीच में है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी लो है। अब इसी चैलेंज को देखते हुए बिहार सरकार ने 2024 से 25 तक के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 54,000 करोड़ सिर्फ एजुकेशन को दिया। फिर ऑन पेपर्स नए स्कूल बनवाए गए, अच्छे टीचर्स रखे गए ताकि एजुकेशन क्वालिटी इंक्रीज हो सके। अब इन आर्टिकल्स को देखें सो इनके मुताबिक देश में कुछ तो अच्छा हो रहा है, आपके और हमारी जेब काटकर कहीं ना कहीं सही पैसा तो लगाया जा रहा है। सो इस हिसाब से अब इनका विकास तो चरम सीमा पर होना चाहिए। देख लेते मतलब इतने बेवकूफ टीचर्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। तो साइंस के मुताबिक होमो सेपियंस यानी हम इंसान इस दुनिया के सबसे एडवांस स्पीशीज हैं, लेकिन इन टीचर्स को देख के लग रहा है कि डॉल्फिन्स का भी IQ इनसे हाई होगा। किसी को संडे की स्पेलिंग नहीं आती, किसी को यही नहीं पता कि इनका सब्जेक्ट कौन सा है, और ये माशे तो शराब पीकर ही स्कूल पहुंच गए। अब दोस्तों जब गुरु ही इतने महान हैं, तो शिष्यों से क्या ही उम्मीद लगाना। बिहार में इस वक्त 94,000 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। बच्चों को ब्लैक बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 4 में 54 छात्र नामांकित हैं। जो छात्र पहुँचे वो सभी बरामदे पर बोरा बिछाकर उस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब बस ये सोच रखा है कि जितना लूट सकते हो उतना लूटो सरकार के खजाने से। अरे हद से हद क्या हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, ठेकेदारों को 1-2 हफ्ते की जेल हो जाएगी, बस हो गया मैटर शांत। सरकार ने 2024 से 25 के बजट में 27 से 17 स्कीम्स अनाउंस की, पर सिर्फ 7 से 54 स्कीम्स ही पूरी हुई हैं। और जो लोग ये बोलते हैं गरीब टैक्स नहीं देता, सो उनको मैं बता दूं, भले ही आप अपनी रोटी पर 0 GST दे रहे हो, लेकिन सिलेंडर, मोबाइल बिल, अप्लायंसेज, इन सब पर GST कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है। भारत में पेट्रोल की कीमत 95 से लेकर 105 तक जाती, क्योंकि इसमें एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट और डीलर कमीशन का सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है। और भूटान में फ्यूल पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस काफी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, इसलिए वहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस भी काफी कम है। जिस देश की लगभग 12% पॉपुलेशन अपनी बेसिक नीड भी पूरी ना कर पा रही हो, उस देश में ये सरकार हर जिंदा इंसान से टैक्स वसूल रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक आम आदमी टैक्स आखिर देता क्यों है? ताकि उसको अच्छी रोड्स मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और इंफ्रा का तो खैर आपको पता ही है, हमारे देश की सरकार थोड़ी मजाकिया है इस मामले में। जैसे मुंबई में मीरा बहन साइड पे 4 लेन का ब्रिज अचानक से 2 लेन का बन जाता है, बिना प्रॉपर साइन बोर्ड और बिना प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग के। एंड इसमें गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये डिजाइन अप्रूवेबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कार्स की कोलिजन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगेन हमारी ईमानदार सरकार की अथॉरिटी MMRDA, इस डिजाइन में कुछ भी दिक्कत नहीं है,
एंड ये दिक्कतें ऑन द ग्राउंड पैदा हो रही हैं। मतलब कि ऑन पेपर्स हमारे देश में कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो ऑन द ग्राउंड पैदा हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहने को इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की हो चुकी है, लेकिन वही गवर्नमेंट डेटा और ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में लाखों परिवार राशन और सब्सिडाइज्ड अनाज पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत घरों में बिना इनके 2 वक्त की रोटी भी बनना मुश्किल है। हमारे देश में लिटरेसी रेट पिछले 10 सालों में 3 से 4% इम्प्रूव हुआ है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन फिर भी देश में आज भी 7 से 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट होता है। मतलब कि आज भी करोड़ों लोग देश में अनएम्प्लॉयड हैं, और जो एम्प्लॉयड हैं उनमें से भी मेजोरिटी लोग इनफॉर्मल या फिर लो वेजेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल इस चीज का नहीं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, सवाल इस चीज का है क्या इस देश में कभी ये टैक्स स्कैम्स बंद होंगे? क्योंकि देश की आजादी के बाद लगभग 15 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं और 10 से ज्यादा बार सरकार बदली है, लेकिन ना तो टैक्स की चोरी बंद हुई और ना ही ये घोटाले।